नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। और गलत खबर दिखाने पर गिरफ्तारी के मामले में आज 2 राज्यों की पुलिस उलझ गई। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पुलिस राहुल गांधी पर फेक वीडियो दिखाने के कार्यक्रम पर भिड़ गई जब रायपुर की पुलिस जी न्यूज के एंकर को पकड़ने उनके घर पहुंची। बताया जा रहा है कि दोनों फोर्सेस के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा भी चला और इस बीच नोएडा पुलिस भी पहुंच गई और एंकर को वहां से एक मामले में पूछताछ के लिए ले गई है। ठीक है, तो आइए सीधे इस मामले पर हम आपको रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे बताया जा रहा है रिपोर्ट बाद में आएगी। लेकिन हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं, विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश हमारे साथ हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपने पूरा ये मामला देखा होगा। 2 राज्यों की पुलिस मामले में उलझी है और एक राज्य से 2 गाजियाबाद पुलिस भी पहुंची, नोएडा पुलिस भी पहुंची। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? निधि जी नमस्कार, और मुझे बड़ा हर्ष है कि ये बातें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं अपने अनुभव पे। पुलिस का काम कयास से नहीं चलता है, मनमाने तरीके से नहीं चलता है। 150 साल पुरानी इसकी ड्रिल है कि कोई अगर एक जनपद की पुलिस दूसरे जनपद में जाती है, दूसरे स्टेट में जाती है, तो संबंधित थाने में अपनी आमद कराएगी, मतलब अपनी प्रेजेंस दिखाएगी। एक जीडी एंट्री होती है, जीडी एंट्री दिखाएगी, अपनी शामिल करेगी अपने आइडेंटिटी कार्ड्स और पूरी तरह से वर्दी में जाएगी। लोकल पुलिस के अफसरान को लेकर के तब वो गंतव्य पे जाएगी। तलाशी लेनी है, गिरफ्तारी करनी है, छापा डालना है, वो दोनों पुलिस की मौजूदगी में ही वो कार्रवाई होती है। ये मनमाने तरीके से बिना आइडेंटिटी कार्ड दिखाए, सादे कपड़ों में, बिना थाने में गए आमद किए, 3 त्रुटियां इन्होंने ये की। फिर निधि जी एक इसमें था कि 7 साल से कम जिन प्राविधानों में सजा होती है उसमें सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में और इस बैकड्रॉप में निधि जी आप खुद देखें, इनकी क्या मजबूरी थी कि जाके गिरफ्तारी करना, मनमाने तरीके से करना, और वो भी जाके सुबह 5 बजे, और अगर जरूरत था तो जाकर के उन्होंने टावर 6 गार्ड को बंधक बनाया। बंधक बनाने के बाद जब नोएडा पुलिस पहुंची तो उनके वाहन को रोक कर उसकी चाबी छीनने की कोशिश की या छीन लिया। ये तमाम चीजें बहुत ही अवांछित हैं। हम लोग कितनी बार बाहर की पुलिस जाती है, बाहर की पुलिस हमारे यहाँ आती है, कितने प्रेम और सौहार्द से हम लोग काम करते हैं और पूरे ऑपरेशन को करते हैं। बाद में हम लोग जीवन पर्यंत बड़े सरल और मधुर संबंध बन जाते हैं। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, इस पूरे मामले में हमारे सहयोगी मुकेश सिंगर से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि जो ये छत्तीसगढ़ की रायपुर की जो पुलिस पहुंची थी, ये एक अरेस्ट वारंट लेके पहुंची थी। तो इनका ये कहना था, पुलिस वालों का जो उनसे बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि हमें इसके लिए स्थानीय थाने में बताने की जरूरत नहीं है। और ये एक बात उन्होंने कही है, शायद मेरे ख्याल से वो आ गया, वो बातचीत मैं आपको सुना देती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो मुकेश सिंह ने बात की है रायपुर की पुलिस के डीएसपी जो पहुंचे उनसे। छत्तीसगढ़ पुलिस जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने आई थी, लेकिन वहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस से उनका टकराव हो गया और ये लोग रोहित रंजन को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं रायपुर पुलिस के डीएसपी उद्यन बिहार जी, उनसे बात करते हैं। आप गिरफ्तार करने आए थे रोहित रंजन को, क्या कुछ हुआ? हम लोगों ने हमारे यहाँ रायपुर में सिविल लाइन थाने में केस दर्ज हुआ है रोहित रंजन एवं अन्य के खिलाफ, जिस पर से हमारे सीजीएम द्वारा, वहाँ पर रायपुर में सीजीएम है, उनके द्वारा जो है कोर्ट के द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। गिरफ्तारी वारंट के पालन में हम सभी लोग एक टीम के तौर पर यहाँ पर आए हुए थे। सुबह 6 बजे हमारी टीम जब वहाँ पहुंची तो उनके द्वारा जो है हमें कोऑपरेट ना करते हुए गार्ड वार्ड और अन्य लोगों के द्वारा पुलिस को बुला लिया गया। वहाँ की लोकल पुलिस को, इंदिरापुरम पुलिस पड़ती है, कनीवली चौकी है, वहाँ के पुलिस को बुला दिया गया और अपने को ले जाने नहीं दिया गया। हमने उनको अपना आईडी कार्ड दिखाया, अपना गिरफ्तारी वारंट भी उनको दिखाया, किंतु वो इसी बात पे रीड थे कि आपने पुलिस थाने को इंटीमेट नहीं किया। ये करके उन्होंने अपने को टालते रहे और एनी हाउ अपने फोर्स में इकट्ठा किए। वहाँ के लोग बाग जो थे उनको भी इकट्ठा किया, लोकल मीडिया को भी इकट्ठा किया और हमको जाने से रोकने लगे एवं ले जाने से रोकने लगे। उसके बाद जब फाइनली वो लोग बोले कि आप लोग साथ में इंदिरापुरम थाने चलिए, हम इनको इंदिरापुरम थाने ले जा रहे हैं, ऐसा बोलते रहे हुए उनको एक गाड़ी में बैठा लिए। हमने उस गाड़ी में बैठना चाहा किंतु उस गाड़ी में हमने को बैठने भी नहीं दिया और हमारी कस्टडी में जो रोहित जो थे हमारे वारंटी, उनको हमको न देकर वो उनको कहीं और ले गए। और हम जब वापस उसके बाद फिर जब इंदिरापुरम आए तो पता चला कि वो यहाँ है ही नहीं। तो ये सब घटनाक्रम हुआ है।
तो विक्रम जी, आप किस तरह से ले रहे हैं बातचीत को? हालांकि पूरी बातचीत भी नहीं हम सुना पाए, थोड़ा सा अंश समय को देखते हुए, लेकिन ये पुलिस की, रायपुर पुलिस की पूरी कोशिश थी कि वो इस एंकर को अपने साथ ले जाएं। ये बिल्कुल गलत और नाजायज इनकी हरकत थी। उद्यम साहब को मेरा परामर्श होगा कि जरा रूल बुक एक बार पढ़ लें। सम्मन और वारंट तामील करने की एक प्रक्रिया होती है, वो भी अगर तामील होगी तो मुकामी थाने पर जाकर के उनकी कोऑपरेशन से उन बजरिए उनके होगी। अगर इस तरीके से वारंट हर आदमी मनमाने तरीके से करने लगेगा तो फिर तो अनाचार और बिल्कुल कयास्टिक सिचुएशन एक आ जाएगी। हर जगह जिसका जहां से मन में आया वारंट निकलवाया और गए और जाके स्कर्ट मिसाइल की तरह घर में घुस गए 5 बजे सुबह। हमारा कानून और प्रक्रिया 150 साल पुरानी है और 150 इसमें इस बात की सेफगार्ड्स है कि जब आप जाएं तो स्थानीय पुलिस को साथ लेके जाएं, वरना सादे कपड़ों में कोई जा रहा है, ये हरकत कर रहा है। इसके पहले भी इस तरह की दुर्घटनाएं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच हुई हैं, जब इस तरीके की पुलिस को 10 दल समझा गया कि वो अपराध और डकैती करने आए, जबकि ऐसे भी थे जो पुलिस की वर्दी में आए और कहा हम पुलिस वाले, और डकैती डाल करके और अपहरण करके ले गए। इन्हीं सब चीजों के लिए यह सेफगार्ड है कि स्थानीय पुलिस की बिना सहमति के और उसके जीडी एंट्री के बिना, बल्कि अगर आप ले भी जा रहे थे तो भी यह प्रक्रिया है कि आप वापस ले जाएं, ट्रांजिट रिमांड दोबारा लें, क्योंकि अगर 50 किलोमीटर की परिधि से ज्यादा आप जा रहे हैं तो दोबारा आपको वारंट लेना था। आपने तो त्रुटियों पे त्रुटियों पे त्रुटियां, एक तो आप आए स्थानीय पुलिस को साथ नहीं लिया, दूसरे आप कह रहे हैं कि मैंने वारंटी को लिया और लेकर के हम जा रहे थे, पुलिस ने रोक लिया। आपको जाना चाहिए था, लेकिन खैर ये तो हम उनको एडवांटेज देते हैं कि उनको मौका नहीं मिला दोबारा थाने जाने का, सेक्टर बी से जहां भी और उनके साथ। लेकिन किसने उनको अधिकार दे दिया कि पुलिस कर्मियों की, यूपी पुलिस की गाड़ी की चाबी आप छीन लें या बंधक बना लें टावर गार्ड को? ये 2-3 चीजें हैं जो कि न होती, क्योंकि हम लोगों के कोऑपरेशन बड़े मधुर संबंध है। मधुर संबंध है, लेकिन सर अमूमन ये भी देखा गया है कि जिन 2 राज्यों में एक पार्टी की, एक विचारधारा की सरकार है, वहां पे तो आसानी से हो जाता है, वहां पे लोकल पुलिस को नहीं बताना पड़ता, लोकल थाने को। लेकिन अगर अलग विचारधाराओं की सरकार हो जाती है तो मुश्किल हो जाती है। क्योंकि मेरे सहयोगी मुझे समझा रहे थे, मुकेश, वो कह रहे थे जब मूसेवाला के मामले में गुजरात से शूटर लाने थे कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि जो मोहम्मद जुबैर का मामला था उसमें भी आप देखिए सर, आप उसको भी क्या समझाएंगे? वहां पे जो स्थानीय पुलिस, हमारी दिल्ली पुलिस पहुंचती है, किसी मामले में पूछताछ करती है लेकिन दूसरे मामले में अरेस्ट करती है, तो सवाल तो उठते हैं। सवाल तो निधि जी उठेंगे ही। आज मैं बड़े क्षोभ से ये आपसे कह रहा हूं कि पुलिस को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या पंजाब को ले लें, क्या छत्तीसगढ़ को ले लें और किसी हद तक हमारे स्टेट को भी ले लें, इसमें कोई राज्य, कोई पुलिस बल अछूता नहीं है जिसको कि राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और यही त्रासदी है, यही प्रशासनिक ट्रेजेडी है दीदी। बिल्कुल, आप ये सही, बहुत अहम बात यही कह रहे हैं कि राजनीतिक हथियार के तौर पर पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है और तमाम राज्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अब देखना होगा इस मामले में और क्या जानकारियां सामने आती हैं। अब एक और अहम खबर ट्विटर से जुड़ी हुई जो आ रही है वो हम लेकर आए कि ट्विटर ने भारत सरकार पर केस किया है। कर्नाटक हाईकोर्ट में ट्विटर ने केस किया है। ट्विटर का सरकार पर राजनीतिक सामग्री ब्लॉक करने के आदेश देने का आरोप है। उसका कहना है कि केंद्र के ब्लॉक करने के आदेश मनमाने हैं। और इस पर साइबर सुरक्षा के विशेषज्ञ जितिन जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितिन, आप तो बखूबी समझते हैं इन मामलों को, बताइए हुआ क्या है? देखिए निधि, भारत के जो आईटी कानून के अंदर एक प्रक्रिया है कि अगर भारत सरकार के या उसके किसी अंतर्गत किसी मंत्रालय को ये लगता है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसी इलीगल सामग्री है जो दंगे भड़का सकती है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है, जब भारत के कानून के अनुरूप नहीं है, तो उसके लिए प्रक्रिया है कि अगर कोई मान लीजिए कोई स्टेट या कोई मिनिस्ट्री नोडल ऑफिसर के थ्रू जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है भारत सरकार को, उसको रिक्वेस्ट भेजी कि ये सामान जो है गैर कानूनी है, इसको हटवाना है। उसके बाद एक कमेटी है जिसमें गृह मंत्रालय के एक अधिकारी होते हैं, आईएनबी मिनिस्ट्री के अधिकारी होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अधिकारी हैं, डीजी सर्ट हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के भी अधिकारी होते हैं। उन 5 जेएस रैंक के अधिकारियों को अगर ये लगता है कि हाँ ये गैर कानूनी है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो वो कमेटी डेजिग्नेटेड ऑफिसर के द्वारा 69A के अंदर एक आदेश पारित करती है कि इस सामग्री को हटा दिया जाए। और उसमें 2 है, अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल ऐसी सामग्री है, गैर कानूनी है, खतरा है, तो एक तो 48 घंटे का पहले एक मीटिंग होती है, नोटिस दिया जाता है, फिर हटता है। और मान लीजिए कोई इमरजेंसी है, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई धार्मिक भावनाओं के अनुरूप भड़काने वाला ट्वीट कर दिया या कोई दंगा हो सकता है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, तो वहां पे बिना सुनवाई के भी तुरंत आदेश पारित किया जा सकता है और उसके बाद उनको बुला के बताया जाता है कि ये समस्या है, बताइए। और ये जो कानून है, आदेश है, इसका पालन हाथों हाथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को करना है। अगर नहीं करते तो आप कोर्ट जा सकते हैं।
ट्विटर के केस के अंदर ये हुआ है कि ना तो उन्होंने उस आदेश का पालन किया, ना वो कोर्ट जाना चाह रहे थे। वो ये कहते हैं कि हमारे हिसाब से ये भारत के कानून के अंतर्गत है, हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। तो झगड़ा इस बात का है कि ट्विटर की पॉलिसी बड़ी है या भारतीय संसद के कानून और भारत सरकार के आदेश। मैं जितिन ये भी जानना चाहूंगी, इसमें ये भी सामने आ रहा है कि भाई ट्विटर कह रहा था कि जब किसान आंदोलन हुआ या फिर कोविड के दौरान काम ठीक नहीं था या सरकार की आलोचना हुई, उस तरह की जानकारियां, वो तमाम चीजें दबाना चाह रही थी सरकार। देखिए, ये आरोप तो नहीं थी, पिछले 15 साल से लग रहा है जब से फेसबुक सोशल मीडिया आया। आपको एक जमाने में याद होगा, चिदम्बरम साहब के पुत्र के खिलाफ किसी ने ट्वीट डाला भ्रष्टाचार को लेकर, तो उसको रात को 4 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। कभी कहा जाता है कि जो भारत सरकार ने 1200 हैंडल जो आईएसआई के हैंडल थे, दंगे भड़का रहे थे, कुछ लोगों का ये मत है कि नहीं, ये तो साहब ये फ्री स्पीच है और ऐसा कुछ औचित्य नहीं था, ये आपके खिलाफ कोई मतलब क्रिटिसिज्म कर रहे हैं या आपका कोई मतलब आपके खिलाफ लिख रहे थे, इसलिए आप बंद करा रहे, सुरक्षा को खतरा नहीं है। पर अगर सरकार को और सारे मंत्रालय को लगता है खतरा है और उसके बाद वो पूरी कार्रवाई, ऐसा नहीं है, उसमें ट्रांसपेरेंसी है, इंटरमीडियरीज को बुलाया जाता है, उनको बताया जाता है, पीछे एविडेंस है, पूरा रिकॉर्डिंग राइटिंग है, कोई विम्स एंड फैंसीज नहीं है कि मुझे आज सुबह उठकर अच्छा नहीं लगा, इस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ बोला है तो उसको ब्लॉक कर दो, ऐसा नहीं है। और अगर ट्विटर को ऐसा लगता है, सच में ऐसा लगता है कि ये भारत की जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसको भारत सरकार के आदेश, भारत सरकार ही खत्म करेगी, तो वो आज से 1 साल पहले किसी भी अदालत में जा सकते थे। मगर अदालत भी ना जाना और उसका अनुपालन भी ना करना और ये कहना कि आपके कानून का पता नहीं पर हमारी पॉलिसी के हिसाब से सही है, वो किसी भी राष्ट्र के अंदर ये नहीं हो सकता। और ये झगड़ा खाली भारत का नहीं है, कई देशों के अंदर हो रहा है, ब्रिटेन में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। चलिए जितिन, आपने इसको समझाया, एक पक्ष रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहरहाल इस मामले पर नजर बनी रहेगी। और आइए सीधे देश की बात में हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं महाराष्ट्र के अमरावती में। जिस तरह से उमेश कोल्हे की हत्या की जांच वहां पर अभी जारी है और इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि 20 जून को उमेश कोल्हे की हत्या की पहली कोशिश की गई थी और ब्लैक फ्रीडम व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य थे कोल्हे। ब्लैक फ्रीडम ग्रुप में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग थे। उमेश कोल्हे ने नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था और एक मुस्लिम सदस्य दूसरे व्हाट्सएप पर इसे डाला था और कलीम इब्राहिम नाम के ग्रुप पर ये पोस्ट डाला था। बहरहाल मेरे सहयोगी अनुराग द्वारी पहुंचे हुए अमरावती, हमारे साथ अनुराग द्वारी मौजूद हैं। अनुराग, बताइए वहां पे क्या डेवलपमेंट्स है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, 2-3 बातें हैं निधि। पहली बात तो ये कि जैसा आपने बताया कि आज एक नया सीसीटीवी भी आया है जिसमें दिख रहा है कि कैसे हत्यारे अपनी बाइक मोड़ रहे हैं। 10:26 का वक्त है और उमेश कोल्हे अपने घुटनों को बल बैठे हैं और उसके चंद मिनटों बाद ही जो अस्पताल वहां से सिर्फ 20 कदम की दूरी पर है, उसके लोग गए वहां पर, स्ट्रेचर से उनको लाया गया आईसीयू में, लेकिन तब तक वो अपना उनकी सांसें जो है वो थम चुकी थी। आज एनआईए की टीम जो कोतवाली पुलिस स्टेशन है वहां पर 7 आरोपी हैं और अब किसी भी वक्त उन्हें लेकर वो मुंबई के लिए रवाना होगी, क्योंकि 8 या 8 से पहले कोर्ट का ऑर्डर है कि उनको एनआईए कोर्ट में मुंबई में पेश करना है। तो ये तफ्तीश की बातें हो गई। दूसरी बातें ये निकलकर सामने आई हैं कि एक ब्लैक फ्रीडम नाम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे और इसमें उन्होंने कुछ पोस्ट किया था जिसको उसमें मौजूद कुछ मुस्लिम सदस्यों ने दूसरे ग्रुपों में पोस्ट किया। एक कलीम इब्राहिम करके ग्रुप था, उसमें पोस्ट किया और वहां से फिर कुछ लोगों को बहुत गुस्सा इसमें आया और उसमें से एक शख्स ने, जो मास्टरमाइंड था, उसने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की है। 10,000 रुपए दिए गए हैं, एक गाड़ी की चाबी दी गई है और उसके जरिए इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। एक और शख्स की पुलिस को तलाश है फिलहाल तफ्तीश में और अब जब एनआईए इनसे पूछताछ करेगी तो आगे की परतें खुलेंगी कि क्या जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं कि कोई आतंक का बड़ा मॉड्यूल है, क्योंकि पहले यहां फिर उदयपुर में जो हत्या हुई है, सियासी यहाँ पर जो समीकरण महाराष्ट्र में बदल चुके हैं उसके मद्देनजर पुलिस भी सवालों के घेरे में है। बार बार कहा जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले को दबाने की कोशिश की, हालांकि जो पुलिस आयुक्त हैं यहाँ पर आरती सिंह, उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, परिवार को हर बात की जानकारी दी गई थी। वैसे परिजनों ने इस बात की पुष्टि की है, उनका कहना है कि पुलिस ने अच्छा काम किया कि दूसरे दिन ही 2 हत्यारे पकड़ लिए गए, फिर धीरे धीरे करके बाकी 7 लोगों को इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं तफ्तीश से खुश है, लेकिन अब मामला चूंकि एनआईए के पाले में है और एनआईए को पता लगाना है कि क्या इस साजिश के तार अंतर्राष्ट्रीय तरीके से कहीं से जुड़े हुए थे, किसी आतंकी संगठन से कोई टेरर फंडिंग हुई या क्या बातें हैं, ये एनआईए को पता लगाना है। अब निधि। बिल्कुल अनुराग, आप मामले पर नजर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के विरोध में
117 हस्तियों ने बयान जारी किया है। इनमें 15 पूर्व जज, 77 नौकरशाह और करीब 25 के पूर्व सैनिक शामिल हैं। ये जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पार्डीवाला की टिप्पणियों के विरोध में था ये खत। तो इन्होंने लिखा है कि जो उन्होंने देश भर में बीजेपी प्रवक्ता के बयानों के कारण सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने पर कहा था। इसमें लिखा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की टिप्पणी में लक्ष्मण रेखा पार की गई है। टिप्पणी के बाद बयान जारी करने को मजबूर हुए हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ना भूल सकने वाली और अभूतपूर्व टिप्पणी है। कई राज्यों में दर्ज केस एक जगह ट्रांसफर करवाना कानूनी अधिकार है। ये टिप्पणियां जोर शोर से टीवी चैनल्स पर चलती रहीं, जबकि ये टिप्पणियां हैं, आदेश नहीं। और देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आगे देवी देवताओं की तस्वीर वाले अखबार पर नॉनवेज परोसने पर होटल मालिक गिरफ्तार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने अंदेशा जताया कि अगले महीने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है। अब ये लोग धमकी दे रहे हैं कि अगस्त के अंत तक मनीष सिसोदिया को ये गिरफ्तार करेंगे। ये कोई तरीका नहीं हुआ ना। ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करें। यार ये शक्ल से चोर नजर आता है आपको? सर सब चलेंगे, साथ चलेंगे, सब शक्ल से चोर नजर आता है। दिल्ली के 18 लाख बच्चों का भविष्य बनाया है इसने। इस खबर से आगे निकलते हैं और आपको उत्तर प्रदेश से खबर दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में एक होटल मालिक को गिरफ्तार किया गया है। होटल मालिक पर आरोप है कि उसने नॉनवेज को देवी देवताओं की तस्वीर लगे एक रद्दी पेपर पर लपेट कर दिया और इस पर हिंदू संगठनों का गुस्सा भड़क गया। देखिए सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक रेस्तरां संचालक के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने और जान से मारने की कोशिश करने का मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में कहा गया था कि पुलिस को सूचना मिली है कि रेस्तरां का मालिक देवी देवताओं की तस्वीर वाले पेपर में मीट बेच रहा है। पुलिस के मुताबिक जब 2 पुलिसकर्मी आरोपों की जांच करने पहुंचे तो उन पर तालिब ने चाकुओं से हमला कर दिया। कल एक सूचना मिली थी, तत्काल प्रभाव से पुलिस मौके पे पहुंची। मौके पे पहुंचने के बाद वहाँ पे अवैध जो सामग्री थी और वहाँ पे मौके पे जो कुछ अवैध सामान था वो अपने कब्जे में ले गया। कब्जे में लेने के बाद संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें एक अभियुक्त तालिब गिरफ्तार करके उचित धाराओं में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा गया है। जो भी ये मामला वहीं होटल मालिक के बेटे का कहना है कि वो अखबार रद्दी की दुकान से खरीद कर लाए थे और उन्होंने चिकन पैक करते वक्त ध्यान नहीं दिया कि अखबार में देवी दुर्गा की तस्वीर छपी है। जो अखबार वाले दे रहे हैं उनको बेचने के लिए मार्केट में वो रहती थी। कहाँ से खरीदी गई थी? मार्केट से लेकर आए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या मार्केट से लाने के बाद में उसको जैसे हम यूज़ करते हैं उसी तरीके से यूज़ कर रहे थे और उसमें इस चीज़ का ध्यान ही नहीं दिया कि उसमें मूर्ति का फोटो कब आया कब नहीं। अगर इस चीज़ तरीका का कोई ध्यान दिया जाता तो हम उस चीज़ को क्यों लगाते और हम किसी के भी धर्म के मामले में क्यों बोलते। तालिब हुसैन पर आईपीसी की धारा 153A यानी धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों में दुश्मनी को बढ़ावा देना, 295A जानबूझकर और दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने का उद्देश्य, 307 हत्या के प्रयास की तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये पूरा मामला उजागर किया एक हिंदूवादी संगठन ने
उसके बाद जब पुलिस वाले गए तो पुलिस का ऐसा आरोप है कि उन पर तालिब ने हमला कर दिया, तो उनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। माहौल देश में ख़राब है और ऐसे में हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई बात या कृत्य ना करें जिससे समाज में जो खाई पटनी चाहिए वो खाई और बढ़ जाए। संभल में सहयोगी अनवर के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और अब खबर राजस्थान से जुड़ी हुई। राजस्थान पर अब RSS का फोकस है। 7 जुलाई से प्रांत प्रचारक की राजस्थान में बड़ी बैठक होगी। झुंझुनू में प्रांत प्रचारकों की 3 दिन की बैठक होगी। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के बाद बना माहौल अहम है। सरसंघचालक मोहन भागवत राजस्थान पहुंच चुके हैं। राजस्थान के ताज़ा हालात पर चर्चा संभव है और राज्य में अगले साल यहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। संघ नेताओं के मुताबिक ये रूटीन बैठक है जो हर साल होती है, लेकिन RSS ने संगठन की दृष्टि से देश को 11 क्षेत्रों में बांटा हुआ है और उनमें 45 प्रांत हैं। प्रत्येक प्रांत का एक प्रमुख प्रचारक प्रति प्रचारक कहलाता है। तो RSS नेता इंद्रेश कुमार के निर्देशन में चल रहा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जगह जगह कन्हैयालाल के लिए श्रद्धांजलि सभाएं भी कर रहा है। संघ की शाखा ने ये और देश की बात में बात अब इलाज की। प्राइवेट अस्पतालों में आपके इलाज का बिल और बढ़ने वाला है। दरअसल GST काउंसिल ने अस्पतालों की सेवाओं को GST के दायरे में लाने की सिफारिश की है। इसका विरोध फिक्की से लेकर एसोचैम, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्राइवेट वर्कर्स सरीखे संगठन कर रहे हैं और उन्होंने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखकर आपत्ति भी दर्ज कराई है। अस्पताल में 5,000 रुपए से ऊपर के रोजाना के कमरे पर अस्पतालों को 5% टैक्स देना पड़ेगा और इसकी कीमत मरीजों को चुकानी पड़ेगी। तो विरोध शुरू हो गया है। ये हॉस्पिटल्स के लिए और पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक है क्योंकि हॉस्पिटल्स अपनी हर इनपुट दवाइयों पे, कंज्यूमेबल्स पे, इक्विपमेंट पे GST देते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट वो हमारी अब्जॉर्ब होती है। लेकिन क्योंकि हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जेम्प्टेड है तो हम उसका इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकते और अब इस 5,000 रुपए के ऊपर भी जो टैक्स आएगा उसके ऊपर भी हमको कोई इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए हर अस्पताल ये कॉस्ट जो है पेशेंट को पास ऑन करेगा। फिक्की के अलावा हॉस्पिटल एसोसिएशन वर्किंग ग्रुप के तहत आने वाले एसोचैम, IMA, एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, नैट हेल्थ जैसे संगठनों ने PM नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण और मनसुख मांडविया से इसे वापस लेने की मांग की है। ये 5% ड्यूटी लगाने का मतलब है कि इसका भार सारा जनता के ऊपर, पेशेंट के ऊपर जाएगा। हम ये भी बताना चाहते हैं कि हॉस्पिटल की जो सर्विसेज हैं पर से अगर देखा जाए वो एग्जेम्प्टेड होती हैं GST से। तो जो रूम है वो भी उसका पार्ट है। ऐसा नहीं है कि मरीज वहां पे रिक्रिएशन के लिए या आराम करने के लिए आता है, वो एक हेल्थ सर्विसेज का पार्ट है। इसलिए हम इसको आग्रह किया है हमने फाइनेंस मिनिस्टर से और हेल्थ मिनिस्टर से कि इस रिकमेंडेशन को लागू नहीं किया जाए। ICU GST के दायरे से बाहर है, पर ICU से छुट्टी के बाद मरीजों को जिस हाई डिपेंडेंसी यूनिट में रखा जाता है वो GST के दायरे में आएगी या नहीं, इस पे स्पष्टता जरूरी है। हालांकि निजी अस्पतालों के लगातार व्यावसायिक होने की शिकायतें बढ़ी है, इसलिए 5,000 के ऊपर 5% टैक्स की बात करने वाले अस्पतालों को ये भी सोचना होगा कि कहीं वो बहुत सारी सेवाएं बहुत महंगी तो नहीं दे रहे। पर यह भी सच है कि ये महंगाई की मार है और मरीजों पर भार है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। बात बारिश की। मुंबई, महाराष्ट्र में बारिश आफत बनकर फिर से बरस रही है। सड़कें, सबवे स्टेशन पानी पानी है। भूस्खलन की भी तस्वीरें हैं। NDRF की 8 टीमें राज्य में तैनात हैं। 5 दिनों तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश आफत बनी। बस ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहीं। अंधेरी सबवे को बंद करना पड़ा तो सायन, किंग सर्कल, चेंबूर, कुर्ला, नेहरू नगर एंड टॉप हिल जैसे इलाके जो अक्सर बारिश से बेहाल होते हैं, इस बार भी तस्वीरें वैसी ही दिखी। पानी भर गया, कितना तकलीफ होता है, बुढ़ा आदमी कैसा काम पर जाएगा। हाँ, तो आप लोग का कुछ इलाज करो। आने जाने में तकलीफ होती, पानी भर जाते हैं दुगुना तक, भाजी है और सब मार्केट करने में तकलीफ होते रहते हैं। मुंबई में सोमवार से लगातार बारिश हो रही है। 24 घंटे में 124 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। प्रशासन ने नजर रखी हुई है पूरी स्थिति पर और कई जगह एनडीआरएफ की टीमें भी अलर्ट कर दी गई है। एनडीआरएफ की टीमों से मदद भी दी जा रही है। तो कोशिश यही है कि भारी बारिश जो हो रही है उससे किसी की जान न जाए, कोई आपदा न आए और किसी आपदा की स्थिति में लोगों को तुरंत बचा लिया जाए। इसके लिए प्रशासन फिलहाल सतर्क दिखाई पड़ रहा है। अमरावती, सिंधु दुर्ग में बाढ़ जैसे हालात दिखे। मुंबई से नजदीक ठाणे और नवी मुंबई के कई इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील नजर आईं। घाटकोपर में भारी बारिश के बीच भूस्खलन की घटना सामने आई। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। और यहाँ से करीब 250 किलोमीटर दूर रत्नागिरी जिले के चिपलून में भी भूस्खलन की घटना घटी। मुंबई में भारी बारिश का असर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर भी आपको नजर आएगा। ये मुंबई का चेंबूर इलाके में स्थित ये पोस्टल कॉलोनी इलाका है। सामने की तरफ आप देखिए, ये इमारत जो है वो निचले इलाके में मौजूद है। हर बार की यही हालात होते हैं। हर बार कई दावे किए जाते हैं कि चीज़ें सुधरेंगी, लेकिन वो वैसा फिलहाल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लोग भी इसी तरह से चलने को जाने को मजबूर हैं और गाड़ियां यहाँ पर से नहीं जा रही हैं क्योंकि पानी भरा हुआ है। तो भारी बारिश और उसका असर निचले इलाकों में साफ तौर पर देखने मिल रहा है। करीब 5 दिन अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी है। अगले 5 दिन पूरा महाराष्ट्र स्टेट में अच्छा बारिश रहेगा, वाइड स्प्रेड रेनफॉल रहेगा एंड हम एक्सपेक्ट करेंगे कि खास करके कोंकण एरिया में एंड घाट एरिया से महाराष्ट्र में स्कैटर्ड प्लेसेस में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल रहेगा एंड आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल रहेगा। मुंबई में ऐसे तो अगले 5 दिन इंक्लूडिंग टुडे हमने ऑरेंज अलर्ट में रखा हुआ है। मुंबई के लिए डे 1, डे 3 एंड डे 4 को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल का भी चांसेस है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 8 टीमें तैनात की गई हैं। इनमें से एक टीम नागपुर, चिपलून और महाड में तैनात है, जबकि बाकी 5 टीमें मुंबई में। मंगलवार दोपहर तक कोल्हापुर के लिए भी एनडीआरएफ की टीम रवाना की गई। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बारिश के हालात पर खुद नजर बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और 2 साल के अंतराल के बाद फिर से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा आज भारी बरसात के चलते पूरे दिन के लिए रोकनी पड़ी है। हालांकि श्रद्धालु कश्मीर की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं और लंगर में अपनी पसंद का खाना खाकर मौसम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। शरद शर्मा की रिपोर्ट देखिए। भूखे पेट भजन कीर्तन नहीं होते, भूखे पेट यात्रा नहीं होती। और अमरनाथ यात्रा की तो खास बात ये है कि इस यात्रा के लिए आपको खाने पीने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूरी यात्रा के दौरान चाहे वो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड हो या फिर एनजीओ के अलग अलग लंगर के इंतज़ाम, आपको खाने पीने की चिंता नहीं होती। और अलग अलग इलाकों के जो लोग हैं वो यहाँ पर लंगर लगाते हैं और इसके ज़रिए भी बहुत से लोग जो हैं वो इन लंगरों में, भंडारों में खाने आते हैं। जैसे कि अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कठुआ जम्मू वालों का ये लंगर है। और यहाँ पर जो है अच्छा मेन्यू भी जो है जैसा इलाका होता है वैसे ही मेन्यू जो है बदल जाया करता है। जैसे यहाँ पर जो है हाँ कड़ी चावल मिल रहा है, कॉफ़ी है। अरे कॉफ़ी की भी? हाँ जी, कॉफ़ी का भी है। खीर का भी खत्म हुआ है। अच्छा, तो किस टाइम से किस टाइम तक चलाते हैं? ये चलता रहेगा जब तक यात्रा है। 24 घंटे भी चलेगा। चल रहा है। ठीक है, चलिए। तो कब से आप ये लंगर चला रहे हैं? 41 ईयर्स हो गए हैं। 41 साल? हाँ जी, लिखा हुआ बाहर 41 ईयर्स। मतलब आपसे पहले कौन? हमारे मम्मी चला रहे हैं, डैडी चला रहे हैं। अच्छा, आपके पिताजी के समय से जो है वो भी आपको विरासत में मिला। लगभग 61 साल से ये व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पे भी चावल की व्यवस्था है, दाल है, सब्जी है, कड़ी चावल आपको जो है कुल मिला के यहाँ पे भी मिल जाएगा। बम बम बोले। अब देखिए, अब अगला आपको दिखाता हूँ। ये है श्री प्रभु प्रसाद परिवार सेवा ट्रस्ट। ये गुजराती है, गुजरात वालों का है, अहमदाबादी है, अहमदाबाद का है ये। और
पूरी संभावना है कि जो गुजरात से लोग आएंगे वो यहाँ के प्रति जरूर आकर्षित होंगे। ये साल गवर्नमेंट ने जो प्रोटोकॉल किया है कि स्नैक्स फूड समोसा डोसा ये बंद किया है और हर भंडारे पे आपको चावल रोटी और सब्जी यही मिलेगा। इसलिए वो आप बाइफर्केशन जो पहले होता था कि गुजराती तरफ जाएंगे, पंजाबी, अभी वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। हर जगह एक ही अनाज मिलेगा, सबकी क्वालिटी एक है। क्वालिटी ठीक है, एक नंबर बढ़िया है, एकदम क्वालिटी बढ़िया है। तो ये मैं भी खा चुका हूँ, इसलिए कह सकते हैं कि क्वालिटी की चिंता करने की तो किसी को जरूरत है ही नहीं। पहलगाम जम्मू कश्मीर से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।